हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। जब भी मैं कोई रेसिपीज़ की वीडियो डालती हूँ तो मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं जो मैम इनकी प्राइसेस भी साथ में बताया कीजिए। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जब भी हम कोई आइटम की प्राइस सेट करते हैं तो उसके पीछे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो वो प्राइस को डिटरमिन करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इनके बारे में ही बात करूँगी कि जब भी हम कोई मेन्यू सेट करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपने मेन्यू में कौन सी आइटम्स रखनी है, उनको किसको बेचना है और किस प्राइस में बेचना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता है ना आपने क्या करना है। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहला फैक्टर वो ये है कि आपको अपने कस्टमर को पहचानना है कि आपका कस्टमर आखिर है कौन। कस्टमर्स बेसिकली 3 कैटेगरीज में होते हैं। एक होता है हाई पेइंग कस्टमर, एक होता है मीडियम इनकम ग्रुप और एक होते हैं रेगुलर कस्टमर्स। फॉर एग्जांपल पीजीज, स्टूडेंट्स। ये जो रेगुलर कस्टमर्स ग्रुप होता है, इनका पॉकेट साइज तो स्मॉल होता है लेकिन ये रेगुलर होते हैं। वो जो हाई पेइंग कस्टमर होता है वो एक प्रीमियम कस्टमर होता है जिनको आपकी रेसिपीज़ में एक यूनिकनेस चाहिए होती है। उनको इंग्रेडिएंट से लेके पैकेजिंग से लेके सर्विस तक एक्सेलेंट चाहिए होती है। अब बात करूंगी मैं मीडियम इनकम ग्रुप की। मीडियम इनकम वाले जो कस्टमर होते हैं उनको एक डिसेंट सा खाना पसंद होता है जो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो और उनको सेटिस्फाई भी करे क्वालिटी वाइज। अब ये मोस्टली तभी ऑर्डर करते हैं जब इनके घर में गेस्ट्स आते हैं या इनका फैमिली टाइम गेट टुगेदर हो, और ये प्रेफर करते हैं कि मेन्यू में एक बैलेंस्ड आइटम्स हो जो कि इनका 5 कोर्स मील सेटिस्फाई करे और पॉकेट फ्रेंडली भी हो। तो अब आती है रेगुलर कस्टमर्स की बारी। रेगुलर कस्टमर्स वो होते हैं जिनका बजट फिक्स होता है और ये रेगुलरली बाहर से खाना मंगवा के खाते हैं। अब इनको एक एफोर्डेबल, टेस्टी और फिलिंग मील चाहिए होता है। ये मोस्टली कॉम्बोस प्रेफर करते हैं खाना। तो इसमें खाना भी ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा लाइट हो और रोज़ खाया जा सके। अब मैंने आपको 3 कस्टमर्स कैटेगरीज क्यों बताई हैं। अगर आप घर से किचन चला रहे हो या आपकी किचन छोटी है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपने इन तीनों में से किसको चुनना है, या आपके एरिया में किस तरह की पॉपुलेशन ज़्यादा है या डिमांड किस चीज़ की है। तो आप एक छोटी सी किचन से अगर तीनों कैटेगरीज को सर्व करने की कोशिश करोगे तो ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तीनों कैटेगरीज के पैकेजिंग, प्रेपरेशन और प्रेजेंटेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो अगर आपने इन तीनों कैटेगरीज को कैटर करना है तो आपको एक बड़ी क्लाउड किचन चाहिए होगी ताकि आप 3 ब्रांड्स बना सके इन तीनों कैटेगरीज को कैटर करने के लिए। तो अगर आप तीनों कैटेगरीज को मिक्स एंड मैच करने की कोशिश करोगे तो आपका प्रॉफिट आना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि आप वॉल्यूम किसी चीज़ में नहीं ला पाओगे और आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और आपको बहुत चीज़ें मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपने किस कैटेगरी को चूज़ किया है तो अब आती है बारी आपने बेचना क्या है। तो यहाँ पर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा क्यूजीन क्या होना चाहिए और उसमें आइटम कौन कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि हर कैटेगरी के डिफरेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होंगे। तो खाने का काम शुरू करने से पहले हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि हमें ये चीज़, ये क्यूजीन बहुत अच्छा आता है बनाना तो हम इसको ही चलाएंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ चले, क्योंकि आपको एरिया की डिमांड स्टडी करनी पड़ेगी। तो उस एरिया का लोकल प्रेफरेंसेस क्या हैं, क्या खाना पसंद करते हैं वो। तो इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली ये होती है कि अगर आपने क्यूजीन डिसाइड कर लिया है या आइटम डिसाइड कर ली है तो उसमें आप एक नीश चुन लें। अगर आपने इंडियन खाना बेचना है तो आप उसमें एक नीश चुनें, क्या आपने नॉर्थ इंडियन बेचना है या साउथ इंडियन बेचना है, या कोई पर्टिकुलर आइटम बेचनी है आपने। तो जिस चीज़ का हम वॉल्यूम ज़्यादा निकालेंगे उसकी हम प्राइस भी लो कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट भी ज़्यादा कमा सकते हैं। तो अब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपने कौन सा क्यूजीन बेचना है और किसको बेचना है। अब आ जाती है बारी तीसरे फैक्टर की, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और वो है कि आपने इन आइटम को किस प्राइस में बेचना है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना होगा कि आपके आसपास जो किचन्स हैं और या आपके आसपास जो लोग हैं जो आपके जैसे काम कर रहे हैं
उनका डाटा इकट्ठा करें और उनकी प्राइसिंग देखें जो वो किस प्राइस में आइटम्स को बेच रहे हैं। तो यहाँ पर compete करने के लिए हम सबसे बड़ी गलती ये कर जाते हैं, हम अपने कंपटीटर से लो प्राइस में खाना बेचने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप प्राइस भले ही थोड़ी हाई रख लें, लेकिन क्वालिटी दें, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी दें, अपनी सर्विस की क्वालिटी दें। कुछ एड ऑन्स आइटम्स करें, जैसे कि माउथ फ्रेशनर दे दें, अचार दे दें, चटनीज दे दें, गर्मियाँ हैं तो लस्सी और जूसेस दे दें साथ में। तो ये सारी एड ऑन आइटम्स करके आप अपनी प्राइस को थोड़ा सा हाई रखें ताकि आपका नाम भी बने। अगर compete करना है तो वैल्यू देने में compete करें, ना कि प्राइसिंग में। तो अगर आपने प्राइसेस ज़्यादा हाई नहीं रखने तो बराबर रख लें, लेकिन सर्विस में अगर आप अपने कंपटीटर से थोड़ा बेहतर कर सकते हैं तो वो करें। तो अगर आपके प्रोडक्ट्स के प्राइस हाई हैं और मार्जिन है तो आप ओकेजनली डिस्काउंट भी ऑफर कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी परमानेंट स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना, जो काम कभी कभी किया जाए उसकी कदर होती है, तो ऐसे ही आपने अपनी बिजनेस की कदर बना के रखनी है। तो यही कारण है मैं अपनी वीडियोस में अपनी आइटम्स की प्राइसिंग नहीं बताती, क्योंकि किसी की प्राइसिंग को आप बेंचमार्क नहीं बना सकते, क्योंकि जो मेरे एरिया में चल रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके एरिया में वैसा ही चल रहा हो। तो इसीलिए आप बड़े ध्यान से प्राइसिंग सेट कीजिए, सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए। तो अभी तक मैंने ऑनलाइन सेलिंग की बात नहीं की। अगर आप ऑनलाइन एग्रीगेटर्स के ऊपर डिपेंड होकर खाना बेच रहे हो तो आपको उनकी कमीशंस, प्रमोशंस, ये सब कुछ मेन्यू के प्राइसेस में ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ज़ोमैटो, स्विगी में हमें प्रमोशंस भी करनी पड़ती हैं, डिस्काउंट्स भी ऑफर करने पड़ते हैं और कमीशंस भी लेते हैं वो लोग। तो यही कारण होता है जो हम ज़ोमैटो, स्विगी में प्राइसेस डिफरेंट रखते हैं अपने रेगुलर मेन्यू से। तो अब अगर हमने प्राइस डिसाइड ही कर लिया है तो अब इसको हम वैलिडेट भी कर लें, चेक कर लें क्या ये प्राइस हमारे सारे कॉस्ट को कवर कर रही है। तो ध्यान रखें, मैं यहाँ क्लाउड किचन की बात कर रही हूँ जहाँ डाइनिंग नहीं होता, और यहाँ जो ओवरऑल कॉस्ट भी होती है वो रेस्टोरेंट से कम होती है, जैसे कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज एक्सेट्रा। तो आइडियली एक क्लाउड किचन में आपकी प्राइस का 30 से 35% रॉ मटेरियल में जाना चाहिए, 10 से 15% इलेक्ट्रिसिटी और रेंट में, और 20 to 25% सैलरीज में, और 5-7% ऊपर के खर्चे निकाल लो तो आप इसमें से 20% प्रॉफिट निकाल सकोगे। तो ये पैरामीटर्स फिक्स नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आप एक्चुअल कितना प्रॉफिट निकाल पा रहे हो। तो इसमें आपका एरिया, आपका काम करने का तरीका और आप कितनी वॉल्यूम ले रहे हो, वो सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें आपने सबसे ज़्यादा टाइम भी लगाना है, मेहनत भी लगानी है और स्टडी भी करनी है, क्योंकि एक बार प्राइस डिसाइड होगी तो बाद में चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप बहुत कम रेट में खाना बेचेंगे तो आपको अगर कभी लगेगा कि मैं लॉस में जा रही हूँ, तो उसको एकदम से बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि कस्टमर्स का एक तालमेल जुड़ जाता है उस प्राइस के साथ। और अगर आप बहुत हाई प्राइस में रख रहे हो तो उसको आप घटाओगे तो उसमें भी आपको लगेगा यार मैं अब घटाने जा रही हूँ। तो इसलिए आप प्राइस को बहुत ध्यान से सेट कीजिए। तो यही फैक्टर ओवरऑल आपकी वैल्यू डिटरमिन करेगा और आपके पूरे यूनिट की प्रॉफिटेबिलिटी का कारण बनेगा। तो अब आ जाती है बारी हम अपने मेन्यू को डिज़ाइन कैसे करें। आपका मेन्यू बहुत ही सिंपल और फोकस्ड होना चाहिए। तो आपके मेन्यू में रखी हुई ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स के प्रोसेस तकरीबन सेम होने चाहिए, मतलब वैराइटीज़ ज़्यादा और बेस प्रोसेसेस कम। तो जैसे कि मैंने अपने मेन्यू के अला कार्ट आइटम्स में दाल मखनी, येलो दाल तड़का, कड़ी पकौड़ा, राजमा, चना मसाला, ऐसे चीज़ें रखी हुई हैं। तो यही आइटम्स मैं थालीज़ और कॉम्बोज में भी सेल करती हूँ, जो बैन मेन्यू में ऑलरेडी लगी होती हैं। और जब अला कार्ट का ऑर्डर आता है तो यहीं से ये आइटम निकलती हैं और रिच करके हम इसको दे देते हैं, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया भी हुआ है। तो ये आइटम्स मैंने मेन्यू में सबसे ऊपर रखी हुई हैं। तो दूसरी कैटेगरी आ जाती है सब्जियों की, जैसे मिक्स वेज कोरमा, वेज जलफ्रेजी, वेज जयपुरी, कढ़ाई सब्जी। तो इन सब के प्रोसेस थोड़े से ऊपर नीचे हैं, लेकिन बेस इंग्रेडिएंट्स इन सब के सेम ही होते हैं।
तो अब आ जाती है पनीर की बारी। जैसे कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, पनीर दो प्याज़ा, पनीर बटर मसाला, पनीर राड़ा, इनकी भी ग्रेवी सेम ही होती हैं, बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। फिर ऐसे ही मशरूम की सब्जियां बन जाती हैं, मशरूम दो प्याज़ा, मशरूम मटर, मशरूम मसाला, इन सब की भी ग्रेवी सेम होती हैं। तो ऐसे क्या होता है कि हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ग्रेवी सेट करके रख देते हैं और जो भी ऑर्डर आए हम निकालते जाते हैं, ताकि चाहे जितना मर्जी बड़ा ऑर्डर आ जाए। तो इसमें आइटम्स मेरी 20-25 से तो ज़्यादा हैं, लेकिन प्रोसेसेस सिर्फ 3 या 4 हैं। तो इन्हीं के साथ मैंने अकम्पनीमेंट्स भी रखे हुए हैं, जैसे ब्रेड्स, ग्रीन सैलड, राइस, रायता, स्वीट्स, ताकि जब भी किसी को कोई पूरा मील ऑर्डर करना है तो वो उनको ये सब आइटम्स भी साथ में मिले। तो ये सारी अला कार्ट आइटम्स मैंने सेकंड पेज में रखी हुई हैं और फर्स्ट पेज में रखी हुई हैं ब्रेकफास्ट और कॉम्बोज की आइटम्स, क्योंकि मेरा एरिया जो है वो वर्किंग एरिया है, जिसमें ब्रेकफास्ट और कॉम्बोज ज़्यादा चलते हैं। और इनको सबसे आगे रखने का मकसद ये होता है कि कस्टमर को ज़्यादा टाइम ना लगे ढूंढने में और वो फर्स्ट पेज में ही देखें और ऑर्डर कर लें। तो मेन्यू का डिज़ाइन को बेहतर करने के लिए विजुअल्स भी होने चाहिए साथ साथ में, क्योंकि कस्टमर विजुअल्स देख के ज़्यादा जल्दी डिसाइड कर लेता है कि मैंने क्या खाना है। और कोशिश करिए विजुअल्स वो होने चाहिए जो आप एक्चुअली बनाते हैं अपने किचन में। स्पेशल फोटोग्राफ्स लें, फिर उसको मेन्यू डिज़ाइन करने के टाइम उसको डालें। तो ओवरऑल आपका मेन्यू विजुअली क्लियर होना चाहिए, आइटम्स की डिस्क्रिप्शन साथ में लिखी होनी चाहिए थोड़ी सी, और मेन आइटम्स को ऐसे पोजीशन करें ताकि आप ऐड ऑन आइटम्स भी साथ में सेल कर सकें। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको क्लाउड किचन की कड़वी सच्चाई बता देती हूँ कि आज की डेट में क्लाउड किचन चलाना मुश्किल होता जा रहा है। इसका मेन कारण यही है कि हम प्राइसेस रखने के टाइम ज़्यादा सोचते नहीं हैं और एक दूसरे को कम्पीट करने के चक्कर में कुछ भी प्राइसेस रख देते हैं, लो प्राइसेस में ही खाना बेचना शुरू कर देते हैं, जो ओवरऑल पूरी मार्केट को ही ख़राब कर देता है। इसमें किसी की ग्रोथ नहीं हो पाती और यही चल रहा है आजकल। तो इसलिए प्राइसेस को बहुत ध्यान से रखिए, एथिक्स से रखिए। तो अगर आप घर से भी काम चला रहे हैं, आपके ऊपर इतने खर्चे नहीं हैं, तो इतने भी कम रेट में ना सेल करें चीज़ें जो आपको मज़ा ही ना आए काम करने का, क्योंकि मेहनत तो इस काम में है ही है। तो मेरी भगवान से यही दुआ है, जो लोग क्लाउड किचन चला रहे हैं या चलाना चाहते हैं, वो इस काम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकें, क्योंकि जब हाथ में पैसा आता है तो कड़ी से कड़ी मेहनत भी बंदा एंजॉय करके करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए और मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिए। बाय बाय।